गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जेपी गुरानिया, संस्कार साइंस अकेडमी गुरागौर जी, जूलॉजी व्याख्याता और एकेडमिक पार्टनर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ जूलॉजी जंतु विज्ञान का एक चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मानव जनन तंत्र और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जनन तंत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर की स्टडी से पहले फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, एक वर्ड मैंने यूज किया है लैंगिक द्विरूपता। इट मींस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? किसी भी नर या मादा को उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान लेना लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। जैसे जो नर है, मेल है, उसमें आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना। जो फीमेल है उसका स्पेशल कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियों का विकास होना। यह सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता है। जब हम लोग स्पेशली नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या नर जनन तंत्र को हम 3 भागों में स्टडी के लिए डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट प्राथमिक जननांग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड द्वितीयक जननांग या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड थर्ड जनन ग्रंथियां जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राथमिक जननांग या वृषण। आपसे ये पूछा जाए कि जो वृषण होते हैं या टेस्टिस होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, तो हमारे अंदर, नर के अंदर वृषण संख्या में 2 पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। और हमारी शरीर के बाहर स्थित होते हैं किस में? तो स्पेशल संरचना है जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश में स्थित होते हैं। आप यहाँ पे देखिए टेस्टिस या वृषण है और इसके चारों ओर ये जो है ये डायग्राम आपको दिख रहा है, जिस पर ये मैंने डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाई हेयर्स है, इसे अपन बोलते हैं वृषण कोश। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा होता है कि क्या कारण है कि वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं? तो इसका सीधा सा रीजन है मानव शरीर या मानव एक समतापी प्राणी है। समतापी इट मींस इसके शरीर का तापमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, और ह्यूमन टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस तापमान पर कभी भी शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। शुक्राणु निर्माण के लिए इस तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे वृषण कोश में पाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पुटअप होता है स्टार्टिंग में कि क्या कारण है कि वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि शुक्राणु निर्माण के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु उत्पादन के लिए तापमान अप्रोक्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यकता होती है, जो कि तापमान वृषण कोश में स्थित होता है, जबकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वृषण का मुख्य कार्य भी आपके सामने हो गया है कि यहाँ पर शुक्राणु का उत्पादन या स्पर्म या शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये वृषण आपको सामने है। इस वृषण के चारों ओर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वृषण कोश है। और इस वृषण कोश की भित्ति में स्पेशली 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जो आपके सामने है। एक तो है डॉर्टस मसल्स, जो वृषण कोश की आंतरिक सतह बनाती है और ये अनस्टेटेड या अरेखित होती हैं। दूसरी बाहर की ओर जो पाई जाने वाली पेशियां हैं, इनको बोलते हैं वृषणोत्कर्ष पेशी या क्रीमास्टर पेशी, जो कि स्टेटेड या रेखित प्रकार की होती है। तो वृषण कोश की आंतरिक सतह डॉर्टस पेशियों से बनी हुई है और वृषण कोश की बाह्य सतह वृषणोत्कर्ष पेशियों से बनी हुई है। दोनों ही वृषण, ये दोनों जो वृषण जो है, दोनों ही वृषण हमारी उदर गुहा से अटैच होते हैं या उदर गुहा से जुड़े होते हैं एक विशेष प्रकार की कैनाल द्वारा, जिसे बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, और हिंदी में इसका नाम है भक्षण नाल। भक्षण नाल के माध्यम से वृषण कोश उदर गुहा से जुड़े हुए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये जो वृषण है ये उदर गुहा के नजदीक जा सके या इससे दूर जा सके। लेकिन कहीं गलती से ये वृषण परमानेंटली उदर गुहा में प्रवेश ना कर जाए, इसके लिए रोकने के लिए इसके नीचे एक स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग
गुबर्नेकुलम कहते हैं। सो वृषण को स्थायी रूप से ऊर्ध्वगामी में जाने के लिए, रोकने के लिए विशेष प्रकार की जो संरचना है उसका नाम है गुबर्नेकुलम। अब हम चलते हैं वृषण की आंतरिक सतह पर। सामान्यतः जो वृषण होते हैं, इन वृषण में दो परतें पाई जाती हैं। बाहर की परत जिसे हम बोलते हैं यौनिक स्तर या ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है। सो वृषण की बाह्य परत जो आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया वेजाइनलिस है। और जो आंतरिक स्तर जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये आंतरिक स्तर कहलाता है श्वेत कंचुक स्तर या ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आप यहाँ पर गौर करेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण में अंदर की ओर धस रहा है और यहाँ पर धसकर विशेष प्रकार के पट्ट बना रहा है। इन पट्टों को हम बोलते हैं वृषण पट्ट या सेप्टुला टेस्टिस। इस वृषण पट्ट के कारण ये जो कंप्लीट वृषण है, ये अनेक पिंडों में विभक्त हो जाता है और पिंडों की संख्या अप्रोक्स 200 से 300 हो जाती है। और प्रत्येक पिंड में ये आप गोलाकार संरचना जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं रेता नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और किसी भी वृषण की यदि संरचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बारे में बात करें तो रेता नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही होती हैं। तो वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा रेता नलिकाएं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आगे अपन बात करें, ये जो रेता नलिका है, इनको मैंने बाहर की ओर यहाँ लिया है। रेता नलिकाएं आपके सामने ये है, ये कंप्लीट रेता नलिका है और ये 4 रेता नलिकाएं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रेता नलिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य एक विशेष प्रकार के उत्तक द्वारा किया जाता है जिसे संयोजी उत्तक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाओं को आपस में जोड़ने का काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का है। और इसी कनेक्टिव टिश्यू में लिलिक कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। लिलिक कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो कोशिकाएं, इनका एक विशेष कार्य है। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? तो ये कोशिकाएं, आपने नाम सुना होगा नर हार्मोन। नर हार्मोन के ग्रुप का नाम होता है एंड्रोजन्स। और इस एंड्रोजन्स में विशेष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। तो पहला फंक्शन लिलिक कोशिकाओं का या अंतराली कोशिकाओं का कि इन कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और ये हार्मोन किसी भी मेल में, किसी भी नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई होगी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? तो किसी भी जीव में सामान्यतः 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण और सेकेंड है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण किसी भी शिशु में, चाहे वो नर के रूप में हो या मादा के रूप में हो, उसमें जन्म के समय से ही होते हैं। जैसे किसी भी शिशु में नर है तो पेनिस का पाया जाना, मादा है तो वेजाइना का पाया जाना, ये इसके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो जन्म के पश्चात एडोलसेंस या युवावस्था में हार्मोन्स के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे नर में दाढ़ी मूंछों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ बियर्ड्स, अंडर आर्म हेयर का बनना यानी भुजाओं के बाहों के नीचे बालों का आना, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। शुक्राणु का बनना, स्पर्म प्रोडक्शन होना, फीमेल के अंदर ओवम प्रोडक्शन होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो नर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दाढ़ी मूंछों को आना, आवाज का भारी होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, इन सब के लिए जिम्मेदार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो सिक्रीट होता है लिलिक कोशिकाओं से। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या होगा यदि लिलिक कोशिका अपना कार्य करना बंद कर दे, तो आपका सीधा सा आंसर है, अगर लिलिक कोशिका अपना कार्य करना बंद कर दें, अंतराली कोशिका अपना कार्य करना बंद कर दे, तो नर के अंदर, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। और मैं भी पॉसिबल ऐसे नर या मेल स्टेराइल या बंधे हो, उनमें जन्म की क्षमता नहीं हो। आगे अपन बात करें, इसी रेता नलिका में 2 स्तर पाए जाते हैं। रेता नलिका के बाहर के स्तर को हम लोग नाम देते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। तो ये रेता नलिका का ये बाह्य स्तर है, इस बाह्य स्तर को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। और इसका आंतरिक स्तर जो अंदर की ओर ये इन कोशिकाओं से बना हुआ है, इसे बोलते हैं जनन उपकला
स्तर। आपके समझ में आ गया? तो ट्यूनिका ये जो रेतन ने लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, इनमें दो स्तर हैं। बाहर के स्तर का नाम है ट्यूनिका प्रोपरिया और आंतरिक स्तर है जनन उपकला स्तर। और इस जनन उपकला स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। एक कोशिकाओं को मैंने नाम लिखा है सर्टोली कोशिकाएं या नर्स सेल, और दूसरी कोशिकाओं को मैंने नाम लिखा है स्पर्मेटोगोनियल सेल या शुक्र जनन कोशिकाएं। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो फर्स्ट शुक्र जनन कोशिकाएं ही वो कोशिकाएं हैं जो अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं वृषण के अंदर। इट मींस ये संख्या में आपको ज्यादा दिखाई दे रही है लेकिन आकार में साइज में स्मॉल है, छोटी हैं, ये कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करती हैं, शुक्राणुओं को उत्पन्न करती हैं। दूसरी कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं, ये बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। और इसके अतिरिक्त यही कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन का स्रावण भी करती हैं। प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन का स्रावण भी करती हैं। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स? तो प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म एंड सेकंड secrete the inhibin हार्मोन या इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन, और ये हार्मोन स्पेशली FSH हार्मोन को कंट्रोल करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यही वो हार्मोन है जो शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, रेगुलेट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल? शुक्राणु का निर्माण करना। सर्टोली कोशिकाएं बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, पोषण के साथ इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण भी करती हैं जो FSH का नियमन या कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन यहां पर पुट होता है, क्या होगा यदि सर्टोली कोशिकाएं कार्य करना बंद कर दें? क्या ऐसे बंदे में शुक्राणु का निर्माण होगा? तो आंसर परफेक्ट है कि शुक्राणु का निर्माण होगा, लेकिन बनने वाले शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन या पोषण नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में वो शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाएंगे, तो उस व्यक्ति में सीधा सा होने की निषेचन की क्षमता उन शुक्राणुओं में नहीं होगी। और क्या होगा यदि शुक्र जनन कोशिका अपना कार्य करना बंद कर दे? तो स्पर्म फॉर्मेशन या शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। आज के टॉपिक में आपके सामने जो मैंने बताया है यह है। कल जो हम पॉइंट लेंगे या नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उनमें हम पढ़ेंगे एपिडिडेमस, वास डिफरेंस और यूरिथ्रा, जो कि हमारे कल की क्लास में होगा। ओके, थैंक्स।